नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट फॉर सक्सेस में, द स्टडी प्लेटफॉर्म। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए सीटेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देर ना करते चलते हैं वीडियो की तरफ। जो क्वेश्चन हम चला रहे थे सीरीज, उसके 64 क्वेश्चन हो गए थे। 64 क्वेश्चनों के आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65। निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरे के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इसमें बच्चों में सामाजिकरण किस प्रक्रिया का विकास होता है? सामाजिकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों का, या विभिन्न प्रकार के शिक्षण पद्धतियों का, या फिर एकता एवं सहयोग की भावना का, अहम तथा उच्चशिष्टा की भावना का? बताइए दोस्तों। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, एकता एवं सहयोग की भावना का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें भेद करने लगता है? ऑप्शन: इंद्रियजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? बताइए दोस्तों, कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है? यानी कि पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है? व्यवस्थापन, खोज, सात्मीकरण, या निर्माण? बताइए दोस्तों, क्या होगा? यानी पियाजे ने किसी बच्चे के, यानी कोई भी बच्चा है जो अपने विचारों में नए विचारों का समावेश करता है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे सात्मीकरण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक के केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उनकी समस्याओं को दूर करना। तो ये तो सही है, ये तो हो सकता है, ये भी है। बालक के मनोविज्ञान को समझना, ये भी है। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये जो विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो, तो आप उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? यानी कि उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बताइए। 100 होगी, 100 होगी, 110 होगी, 120 होगी, या 140 होगी? बताइए दोस्तों, क्या होगी? बताइए दोस्तों, कौन सी होगी? 110 होगी, या 120, या 130, या 100? ऑप्शन नंबर ए 100 है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 120 बुद्धि लब्धि होगी इसकी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? निम्न में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? ऑप्शंस: व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र का सही उन्नति मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, अनुसंधान के केवल घटकों का चयन होता है, तो बुद्धि भी एक प्रकार का आधार है, ताकि
कम से कम त्रुटि हो। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि ऊपर जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? अलग अलग छात्रों के तुलना करने में, छात्रों को बुद्धिमान या औसत छात्र की उपाधि देने में, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से, या फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषाओं का प्रयोग करने से। तो अलग अलग छात्रों की तुलना करने से ये ऑप्शन गलत है कि छात्रों को बुद्धिमान या औसत छात्र की उपाधि देने से, ये भी ऑप्शन गलत है। तो शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से, ये ऑप्शन सही लग रहा है। अगला देखते हैं, फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषाओं का प्रयोग करने से, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे की सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, यानी चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, क्या है? कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन या तार्किक चिंतन। तो कौन सा होगा दोस्तों? कल्पनात्मक चिंतन। कल्पना तो करनी ही नहीं है बिल्कुल भी। प्रत्यक्षात्मक चिंतन प्रत्यक्ष चिंतन नहीं हो सकता। प्रत्यात्मक चिंतन ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तार्किक चिंतन सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, यानी तर्क करके चिंतन करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत यानी कि जैसे दो दोस्त पढ़ रहे हैं, यानी कि दो छात्र पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से अगर तर्क करके पढ़ाई करेंगे, तर्क करके चिंतन करेंगे, तो वो जो है चिंतन जो है एकदम सर्वश्रेष्ठ होगा और माइंड उससे डेवलप होता है। पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है तार्किक चिंतन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यानी स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। पुरुष सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, क्योंकि स्त्रियों का हस्तलेख जो है पुरुषों की अपेक्षा हमेशा अच्छा ही होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74, आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? बताइए दोस्तों कौन सा कार्य करना चाहिए? शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। शिक्षार्थियों के बीच तुलना करना, शिक्षार्थियों के बारे में नकारात्मक बयान देना, शिक्षार्थियों को मंद, कमज़ोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना। तो दोस्तों शिक्षार्थियों को मध्य, कमज़ोर, बुद्धिमान आदि घोषित नहीं कर सकते हैं। सबको हमें सभी शिक्षार्थियों को या सभी विद्यार्थियों को एक समान ही समझना है। विद्यार्थियों के बारे में नकारात्मक बयान तो बिल्कुल नहीं देना है। छात्रों के बीच तुलना तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। किसी छात्र में तुलना बिल्कुल नहीं करनी है। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, यानी शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सके। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ओके दोस्तों, समझ में ना आए कमेंट करके पूछ सकते हैं दोबारा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था? किसने किया था? जेम्स ड्रेवर ने किया था, टायलर ने किया था, स्किनर ने किया था, डाल्टन ने किया था। बताइए दोस्तों किसने किया था? यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया था? जेम्स ड्रेवर ने किया था? नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डाल्टन ने किया था। डाल्टन ने जो है सबसे पहले व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने का प्रयत्न किया था। ओके दोस्तों, ओके नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षार्थियों की
उपलब्धि के मूल्यांकन के सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, यानी शिक्षार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना, तुलनात्मक मूल्यांकन करना, या ये सभी? बताइए दोस्तों, क्या होगा? क्या होगा? प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना। प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान नहीं कर सकते, नहीं किया जाती है, गलत है। ग्रेडिंग के आधार पर पद्धति का प्रयोग, ये सही है। तुलनात्मक मूल्यांकन, ये भी गलत है, ये सभी तो गलत ही है, ये सभी ऑप्शन नहीं है इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना। नेक्स्ट, अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? यानी अनुकरण यानी एवं दोहराने की प्रवृत्ति की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? क्या शैशवावस्था होती है? बताइए दोस्तों, क्या शैशवावस्था होती है, या बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, क्या होती है? यानी अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति जो है निम्न में से किस अवस्था की होती है, यानी वो शैशवावस्था की होती है। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, यानी कि एक छोटा बच्चा है, उसके लिए हम जो भी बोलेंगे वो वही बोलने की कोशिश करता है बार बार। तो अनुकरण करने की या दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति जो है शैशवावस्था में होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन देखना, उद्देश्य नहीं है। यही तो हम लोग गलती करते हैं कि पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और जाके आंसर टिक मार देते हैं। पहले तो क्या होता है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उसी के हिसाब से आंसर टिक मारना। तो कौन सा उद्देश्य व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? कौन सा है? याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, या फिर अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, या बोधात्मक, मनोप्रेरक एवं भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना। तो इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी नहीं है, क्योंकि अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना है। यहाँ शिक्षक केंद्रित नहीं है, शिक्षार्थी केंद्रित यानी छात्र केंद्रित शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। तो छात्र केंद्रित ही शिक्षा होगी, यानी ना कि शिक्षक केंद्रित। हम बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षा ही होगी, ना कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? बताइए दोस्तों, यानी अगर आपको शिक्षक बना दिया जाए तो आप एक अनुसूचित यानी कि नीची जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, कैसा व्यवहार करना चाहिए? अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों को समानता, सभी उच्च जाति के बालकों को अलग कर उनकी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, या उनके प्रति नीची जाति होने का भेदभाव करना चाहिए, या उनके प्रति केवल छुआछूत की भावना रखनी चाहिए? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, कि सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता देनी चाहिए, किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं समझना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आप अपनी कक्षा के अधिगम को सरल बनाने के लिए, यानी कि आप शिक्षक हैं तो आप अपनी कक्षा के अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होता है? बताइए। बताइए दोस्तों, ऐसी स्थिति में सबसे कम लाभ कौन से छात्रों को होता है? जो पढ़ने में सामान्य स्तर के हैं, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं, जो पढ़ने में निम्न स्तर के हैं, जो आंखों से अधिक देख पाते हैं। बताइए दोस्तों, तो ऐसे ऑप्शन नंबर, इसमें आपको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर
कौन सा हो सकता है, टेंशन में पड़े होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं उनके लिए सबसे कम लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए व्यवहार विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थियों के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रसन्न करने का अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कि प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रसन्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सही है, क्योंकि हमें छात्रों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम की प्रकृति, यानी कि अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वो किसने किया था दोस्तों, बताइए। कर्ट लोविन के द्वारा, असुबेल द्वारा, स्किनर द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा? बताइए दोस्तों, बताइए। कर्ट लेविन के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत, यानी कि शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? यानी शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, बालक को पढ़ाना, बालक का ज्ञानवर्धन करना, बालक को अच्छे संस्कारों में डालना। बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर, बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, किसी बालक के तर्क के आधार पर, यानी किसी बालक के तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व क्या है? भाषा संप्रेषण में निपुणता, असीमित कल्पना शक्ति, बालक की समझ अनेक समस्याएं, उसकी बोलने की गति समस्या। तो बताइए दोस्तों, उसकी बोलने की गति समस्या, या फिर समस्या या नहीं हो सकती, गलत है। बालक की समझ अनेक समस्याएं, ये गलत है। असीमित कल्पना शक्ति, सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर, भाषा संप्रेषण में निपुणता। नहीं, जो भी बच्चा भाषा संप्रेषण में निपुण होगा वो सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व होगा। उसके लिए वो बहुत ही अधिक सोच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वनमानुषों पर किए गए प्रयोग उल्लेखनीय हैं? थॉर्नडाइक के द्वारा, कॉलर के द्वारा, स्किनर के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा? बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों। मतलब वनमानुषों पर किसने प्रयोग किए थे? थॉर्नडाइक ने किए थे क्या? बताइए दोस्तों, थॉर्नडाइक ने किए थे क्या? नहीं किए थे। स्किनर ने किए थे क्या? स्किनर ने किस पे प्रयोग किए थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जीन पियाजे ने किस पे किया था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, नहीं तो मैं इसकी अलग से वीडियो बना के डालूँगा। सभी एक कॉलर ने किया था, कॉलर ने वनमानुषों पर प्रयोग किए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। किसी बालक का व्यक्तित्व यानी वंशानुक्रम और तथा वातावरण का क्या होता है? योगात्मक प्रतिरूप, गुणात्मक प्रतिरूप, ऋणात्मक प्रतिरूप या धनात्मक प्रतिरूप? बताइए दोस्तों क्या होता है? बताइए दोस्तों क्या होता है? योगात्मक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी गुणात्मक प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? ऑप्शन ए, यह सिद्धांत बताता है कि सीखना सभी तरह एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। यह सिद्धांत बताता है कि जब पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। शिक्षार्थियों के व्यवहार को वांछित स्वरूप
तथा दिशा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। या ऑप्शन नंबर डी, इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिकतम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। यानी क्या शामिल करती है दोस्तों समावेशी शिक्षा? केवल प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को, केवल अधिगम अक्षम विद्यार्थियों को, केवल सामान्य विद्यार्थी को, सामान्य एवं अधिगम अक्षम विद्यार्थियों को। बताइए दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सामान्य एवं अधिगम अक्षम विद्यार्थियों को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। पढ़ने से संबंधित अक्षमता है डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, डिस्ग्राफिया या अफेजिया। बताइए दोस्तों। यानी पढ़ने से संबंधित, मैंने पहले बताया था, पहले वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि पढ़ने से संबंधित अक्षमता होती है डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। यानी प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे। यानी प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर कौन से? जीन पियाजे थे क्या? नहीं थे। फ्रायड थे? ये भी नहीं थे। मनु थे? ये भी नहीं थे। यानी जॉन डेवी जो थे वो प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज वीडियो समाप्त हो रही है, तो समाप्त होने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें एंड अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन सभी लोगों को हो जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। जो लोग पढ़ने बाहर नहीं जा पाते हैं, विद्यालय नहीं जा पाते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का प्रॉफिट हो सके। तो जाते जाते कहना चाहिए कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। यानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाजू वाली घंटी को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।